ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस 2020 में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री महेश खेतान, वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड सप्लाई चेन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। महेश जी नमस्कार। नमस्ते। ये बताइए, ग्रासिम तो बहुत ही जाना माना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, तो आप कमोडिटीज बाजार की अगर बात करें और कमोडिटीज ट्रेड की बात करें तो कैसे देखते हैं भारत का मार्केट और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? कमोडिटीज मार्केट में भारत का मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है, क्योंकि एक तो भारत में अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। लोग विलेजेस से, गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और गांव में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। एग्रीकल्चर फील्ड में लोग घर बना रहे हैं गांव में। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है तो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से भारत का कंजम्पशन और सेल कमोडिटीज सेक्टर में आने वाले वर्षों में काफ़ी बढ़ने वाला है। तो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर क्या सिनेरियो है भारत का? टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा तकलीफ में है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज है जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और मिनिमम वेजेस या बाकी चीज़ों की वजह से, टैक्सेशन वगैरह की, जीएसटी की वजह से थोड़ा थोड़ा मुश्किल में है। बट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है भारत में, तो डिमांड तो बढ़ना ही है टेक्सटाइल की या बाकी किसी भी कमोडिटीज़ की। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो टेक्सटाइल सेक्टर भी अभी जो तकलीफ में है उससे उभर के आने वाले वर्षों में 5-10 साल में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि महेश जी, रोटी, कपड़ा और मकान ये तो बुनियादी जरूरतें हैं, और जब कपड़े की बात आती है तो हम बुनकर से लेकर एमएसएमई से लेकर बड़े इंडस्ट्री सभी को धन्यवाद देते हैं। तो क्योंकि जैसा आपने कहा टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक और ऐसी कमोडिटी है, सेक्टर है, जहां पर तकनीक का जितना ज्यादा और प्रयोग करेंगे शायद एफिशिएंसी बढ़ेगी? जी बिल्कुल। तो क्योंकि जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो अगर हम कम करें तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़ता है, और वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही किया जा सकता है। जैसे जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उतने ही लोगों में अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आपकी कंपनी में कोई ऐसा उदाहरण या आप कोई और एग्जांपल कोट करना चाहें जहां पर जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात होती है, ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स, इसका कैसे हम प्रयोग करें? क्योंकि कई बार ये वर्ड बहुत बड़े लगते हैं और एक रेजिस्टेंस भी रहता है कि शायद तकनीक हमारे लिए नहीं है, या एमएसएमई के लिए नहीं है, छोटे बुनकर के लिए नहीं है, या फिर ये बहुत कॉस्टली है। जैसे मैं केमिकल्स सेक्टर में हूँ, ग्रासिम के केमिकल्स बिजनेस में हूँ, और ये ग्लोबल बिजनेस है केमिकल, जिसमें हमारा सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है 3 अलग अलग देशों में, इंडिया, थाईलैंड और जर्मनी में। तीनों जगह पे हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इतने लोग इन्वॉल्व है, इतनी कंपनी इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे हम रॉ मटेरियल किसी देश से, किसी कंपनी से खरीदते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाली अलग कंपनी होती है, फिर कस्टम्स पे उसको क्लियर करने वाला एजेंट अलग होता है, फिर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टर अलग होता है, फिर हमारे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद में उसको फिर एक्सपोर्ट करने वाला ट्रांसपोर्टर अलग होता है, और जिस देश में ये एक्सपोर्ट होता है उस देश में जो फॉरवर्डर एजेंट होता है वो अलग होता है। तो इतने इतने सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना ये बहुत मुश्किल काम है। और रोज अगर आप हजारों टन रोज का या महीने का इन और आउट कर रहे हो,
और जिसमें आप 20 कंट्री से इंपोर्ट करते हो और 40 देशों में एक्सपोर्ट करते हो, तो बगैर टेक्नोलॉजी का, बगैर ब्लॉकचेन का ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन का काफ़ी हद तक इसमें उपयोग हो सकता है, जिसमें ये सारे कंपनीज के आईटी सिस्टम से एक दूसरे से बात करें, इंस्ट्रक्शंस चाहे और इन्वेंट्री कंट्रोल, कमांड कंट्रोल हो, ताकि ऑटोमेटिकली जैसे जिस वेयर हाउस में जहाँ पे स्टॉक कम हो तो अपने आप ऑर्डर प्लेस हो लोगों को, और शिपमेंट कहाँ से कहाँ आ रहा है डाइवर्ट करने की कंप्यूटर सलाह दे कि भाई इस देश में नहीं चाहिए अभी, आप इसको दूसरे देश में डाइवर्ट करो। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन अगर इम्प्लीमेंट होता है और सारे पार्टनर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम वेंडर्स और कस्टमर्स, सब अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो काफ़ी हद तक एफिशिएंसीज इंप्रूव होगी, इन्वेंट्री इंप्रूव होगी, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा। तो महेश जी, जैसा क्योंकि आप सप्लाई चेन देखते हैं, तो आपने जैसे कहा कि 3 रॉ मटेरियल मुख्यतः इंपोर्ट होते हैं, तो कौन सी कमोडिटीज हैं टेक्सटाइल सेक्टर में रॉ मटेरियल्स? केमिकल्स में, केमिकल सेक्टर की बात करूंगा, मैं केमिकल्स बिजनेस में हूँ। केमिकल्स में एक एपिक्लोरोहाइड्रिन करके है, अच्छा। जो कि इंपोर्ट होता है। दूसरा बिस्फिनॉल ए है, बीपीए जिसको कहते हैं, ये मेजरली इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। और अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रेड रिबूट ने जो ग्लोबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें जैसा आप अभी बता रहे थे कि हाँ ब्लॉकचेन मदद कर सकता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, सुरक्षित भी है, तो क्या इस प्लेटफॉर्म को आप देखते हैं कि आने वाले समय में ये लाभ दे सकता है ट्रेड से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली मैंने ट्रेड रिबूट का ब्लॉकचेन डिटेल में स्टडी नहीं किया है, बट अगर ये ग्लोबली सारे बिजनेस पार्टनर्स को जोड़ता है तो बिल्कुल फायदा होगा इस चीज का। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आपने जिस पैनल में भाग लिया, उसका शीर्षक था मार्केट ट्रेंड्स इन मिनरल्स एंड ओर, तो भारतीय संदर्भ में आप कैसे देखते हैं मिनरल्स और ओर की स्थिति? मिनरल्स में, माइनिंग में तो अभी काफी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए इसी वर्ष जनवरी महीने में, जिसकी वजह से अभी कोल माइनिंग प्राइवेट कंपनीज को 100% इसमें एफडीआई भी अलाउ किया है। इसके पहले अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी को माइनिंग अलाउड था, कोल इंडिया को, तो जिसकी वजह से पूरा माइनिंग का पोटेंशियल भारत में टैप नहीं होता था और काफी कोयला इंपोर्ट करना पड़ता था हम लोगों को जी। तो ये करने से अभी कोयले का इंपोर्ट लगभग आधा हो जाएगा, जिससे लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट हमको नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा फॉरेन हमारा रूपी भी स्ट्रांग होगा और हमारा फॉरेन रिजर्व इम्प्रूव होगा। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जो कि 3 से 4 साल में इसका इफेक्ट हमको दिखेगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के ऑक्शन होंगे, चालू हो गए ऑलरेडी ऑक्शन, तो ये ऑक्शन होंगे और ये जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज इसमें आएगी और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे कॉस्ट भी कम होगी कोयले की, तो उसकी वजह से पावर सप्लाई की कॉस्ट कम होगी एंड उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को, इंडस्ट्रीज के प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा होगा। चलिए महेश जी, उम्मीद करते हैं कि कमोडिटीज बाजार जो है उसको रिफॉर्म्स के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल युग में तकनीक को हार्नेस करके सभी स्टेक होल्डर्स उसका लाभ उठाएंगे। आज कार्यक्रम में आके हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। धन्यवाद।